तो आज हमारे पास जो सोर्स है वो वो एक तरह से इंसानी सभ्यता की पूरी कहानी है। मतलब होमो सेपियंस के उदय से लेकर आज के डिजिटल युग तक सब कुछ है इसमें। अब इतनी बड़ी कहानी में से हमारा काम है कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियां और पैटर्न निकालना जो हमें सोचने पर मजबूर कर दें। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। और पहली ही बात जो मुझे सोर्स में मिली उसने मुझे सच में चौंका दिया। हम हमेशा सोचते हैं कि खेती इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, है ना? शिकारी जीवन छोड़ना, एक जगह बसना, खाना उगाना, ये तो हर तरह से एक तरक्की लगती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसने हमें असल में कमज़ोर बना दिया? हाँ, ये पहली बार में सुनने में वाकई थोड़ा अजीब लगता है। तरक्की का मतलब तो हम बेहतर सेहत, बेहतर खाना, यही सब समझते हैं। लेकिन सोर्स के मुताबिक शुरुआती दौर में हुआ इसका ठीक उल्टा था। हमारे पास जो सबूत हैं वो बताते हैं कि जब हमारे पूर्वजों ने खेती शुरू की तो उनका औसत कद लगभग 6 इंच तक घट गया। 6 इंच? अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। तो मतलब हम ताकतवर एथलेटिक शिकारी से छोटे कद के किसान बन गए। बिल्कुल, और यही है वो सौदा, सभ्यता के लिए किया गया एक बहुत बड़ा शारीरिक सौदा। और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत में चलते हैं। लगभग 4000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया का शहर उरुक, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच की वो उपजाऊ जमीन, यहीं पर इंसानों ने गेहूं और जौ जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाना सीखा। लेकिन सोर्स ये साफ बताता है कि जिंदगी कोई आसान नहीं थी। उन्हें अनाज को आटे में बदलने के लिए हाथ की चक्की का इस्तेमाल करना पड़ता था। सोच कर देखिए, 2 भारी पत्थरों के बीच घंटों तक अनाज पीसना। और ये बहुत ही थका देने वाला काम था। पुरातत्वविदों को उस दौर की महिलाओं के जो कंकाल मिले हैं, उनके घुटनों में, उनकी रीढ़ की हड्डी में गठिया के साफ निशान हैं। इससे पता चलता है कि वो दिन में कई कई घंटे एक ही पोजीशन में बैठकर अनाज पीसती थीं। आप सोचिए, दिन भर पत्थर पर पत्थर घिसना, कमर टूट जाती होगी। बिल्कुल। लेकिन इसी मेहनत ने उरक को उस वक्त के सबसे बड़े शहरों में से एक बना दिया। 50,000 से ज्यादा लोग रहते थे वहां। हाँ, एक तरफ तो ये तरक्की थी, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने अभी कहा, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। पुरुषों का औसत कद 5 फुट 9 से घटकर 5 फुट 3 हो गया और महिलाओं का 5 फुट 3 से घटकर 5 फुट। हम अतीत के वो सुपर एथलीट नहीं रहे। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि तरक्की हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं होती। हमने एक जगह बसने और खाने की स्थिरता के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया। घूमने फिरने की आज़ादी चली गई। हमारा खाना भी, मतलब पहले हम तरह तरह के फल, मेवे, मांस खाते थे, अब हमारा आहार सिर्फ अनाज पर टिक गया। उसमें पोषण की वो विविधता नहीं थी। ये इंसान होने के मायने बदलने वाला एक बहुत गहरा सौदा था। तो खेती ने हमें एक जगह तो बसा दिया, लेकिन इसने एक नई और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। जब हजारों लोग एक साथ रहते हैं तो अराजकता को कैसे रोका जाए, समाज को चलाने के नियम क्या हो। और जैसा कि सोर्स बताता है, अलग अलग सभ्यताओं ने इस सवाल के बिल्कुल अलग अलग जवाब ढूंढे। और ये जवाब आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि हम आज जैसे हैं वैसे क्यों हैं। तो चलिए पहले उदाहरण पर चलते हैं। बेबीलोन। लगभग 1772 ईसा पूर्व में वहाँ के राजा थे हम्मुराबी। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने 282 कानूनों को एक 7 फुट ऊंचे पत्थर के खंभे पर खुदवाया और उसे शहर के बीचों बीच लगवा दिया, ताकि हर कोई उसे देख सके। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब था कि कानून अब किसी राजा या पुजारी की मर्जी पर नहीं थे, वो लिखे हुए नियमों पर आधारित थे। ये कानून के शासन की शुरुआत थी एक तरह से। सही कहा। लेकिन इन कानूनों में एक दिलचस्प बात थी। जैसे कानून नंबर 196 कहता है, अगर कोई आदमी दूसरे आदमी की आंख फोड़ दे तो उसकी आंख भी फोड़ दी जाएगी। आंख के बदले आंख, सीधा हिसाब। बिल्कुल। लेकिन फिर आता है कानून नंबर 199। वो कहता है कि अगर कोई किसी गुलाम की आंख फोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर सिर्फ उस गुलाम की कीमत का आधा चुकाना होगा। अच्छा, साफ है कि बेबीलोन में एक आजाद आदमी की आंख की कीमत
एक गुलाम की आंख से कहीं ज्यादा थी। और ये बात पकड़नी पड़ेगी। ये दिखाता है कि कानून का मकसद सिर्फ न्याय करना नहीं था, उसका मकसद समाज के उस ऊंच नीच के ढांचे को बनाए रखना भी था। वो कानून उस समय की सामाजिक सच्चाई को पत्थर पर लिख रहा था, शक्ति को वैधता दे रहा था। ठीक है, अब मिस्र को देखें। वहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग था। वहाँ हम्मुराबी जैसे लिखित कानूनों से ज्यादा धर्म और आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी, उसका महत्व था। ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी सभ्यता बस एक ही काम कर रही थी, फिरौन को उसकी मौत के बाद की यात्रा के लिए तैयार करना। हाँ, पिरामिड बनाना साफ सफाई से भी ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। मिस्र का जो मॉडल था वो दैवीय अधिकार पर आधारित था। मतलब राजा या फिरौन सिर्फ एक शासक नहीं है, वो देवताओं और इंसानों के बीच एक पुल है। वो खुद एक देवता जैसा है, इसलिए उसकी सेवा ही समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये डर से नहीं बल्कि आस्था से नियंत्रण करने का तरीका था। एक पिरामिड की तरह। हाँ, समाज एक पिरामिड की तरह था। सबसे नीचे किसान और गुलाम जो पिरामिड बनाते थे, और सबसे ऊपर फिरौन। तो हमारे पास दो मॉडल हो गए, एक कानून पर आधारित जो डर से चलता है, और दूसरा धर्म पर जो आस्था से। सोर्स एक तीसरा बहुत ही दिलचस्प मॉडल भी बताता है। चीन का ज़ो राजवंश, उन्होंने स्वर्ग का आदेश मतलब मैंडेट ऑफ हेवन का विचार सामने रखा। ये क्या था? ये एक बहुत ही अनोखा विचार था। इसके मुताबिक शासक को शासन करने का अधिकार सीधे स्वर्ग से मिलता है, लेकिन ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है। अच्छा। यह अधिकार तभी तक रहता है जब तक शासक न्याय से और सही ढंग से शासन करता है। अगर वो अत्याचारी या अयोग्य हो जाए तो स्वर्ग उससे यह अधिकार छीन सकता है। और स्वर्ग ये बताता कैसे था कि वो नाराज है? कोई चिट्ठी आती थी क्या? नहीं, चिट्ठी तो नहीं, लेकिन संकेत जरूर आते थे, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूकंप। ओहो। इन प्राकृतिक आपदाओं को इस बात का संकेत माना जाता था कि मौजूदा शासक ने स्वर्ग का आदेश खो दिया है, और ये एक तरह से जनता को विद्रोह करने का एक नैतिक अधिकार भी देता था। ये शासक पर एक जिम्मेदारी डालता था। वाह, तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, हम्मुराबी का डर, मिस्र की आस्था और चीन की नैतिक जिम्मेदारी, बिल्कुल, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये शक्ति को सही ठहराने की तीन अलग अलग दर्शन हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर समाज आज भी जूझता है। एक समाज को क्या चीज एक साथ बांध कर रखती है? कानून का डर, एक साझा विश्वास, या फिर एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों की भावना? हर सभ्यता ने इसका अपना जवाब खोजने की कोशिश की है। तो समाज को चलाने के तरीके तो बन गए, लेकिन एक और बड़ा सवाल अब भी बाकी था। असल में प्रभारी कौन होना चाहिए? शासन कौन करेगा? और इस सवाल का एक बहुत ही अजीब और क्रांतिकारी जवाब एथेंस के यूनानियों ने दिया। लोकतंत्र। हाँ, लोकतंत्र। और उनका लोकतंत्र आज के लोकतंत्र से बहुत अलग था, शायद ज्यादा कट्टर भी। बहुत ज्यादा। सोर्स बताता है कि उनके यहाँ 500 लोगों की एक परिषद होती थी, और इन लोगों को लॉटरी से चुना जाता था। चुनाव से नहीं, लॉटरी से। हाँ, इसके लिए वे एक मशीन का इस्तेमाल करते थे जिसे क्लेरोटेरियन कहते थे। सोचिए, एक पत्थर का बड़ा सा स्लैब जिसमें खांचे बने हैं, हर नागरिक का एक टोकन होता था, और उन टोकन को मशीन में डालकर लॉटरी निकाली जाती थी। जिसका टोकन निकला वो उस दिन के लिए सरकार का हिस्सा। ये इस विश्वास पर आधारित था कि कोई भी आम नागरिक शासन करने में सक्षम है। उन्हें विशेषज्ञों पर भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में सिमटने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। और यही नहीं, बड़े फैसलों के लिए एक सभा होती थी जिसमें 30,000 से ज्यादा नागरिक हिस्सा ले सकते थे और किसी भी मुद्दे पर सीधे वोट कर सकते थे। बेशक, नागरिक का मतलब था कि आप एक पुरुष हो और गुलाम ना हो। हाँ, वो तो था, लेकिन फिर भी ये एक तरह की संगठित अराजकता लगती है, और जाहिर है हर कोई इस आइडिया से खुश नहीं था। महान दार्शनिक प्लेटो को तो ये एक भयानक विचार लगता था। हाँ, प्लेटो लोकतंत्र के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। उन्होंने एक शानदार मिसाल दी जिसे जहाज की मिसाल कहते हैं। उन्होंने पूछा, अगर समुंदर पार करना है तो क्या जहाज का कप्तान लॉटरी से चुना जाएगा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जिसे जहाज चलाने, तूफानों को समझने का अनुभव हो? जाहिर सी बात है, एक अनुभवी नाविक को। मैं तो उस जहाज पर चढ़ूंगी भी नहीं जिसका कप्तान लॉटरी से चुना गया हो। सही बात है। तो प्लेटो का यही सवाल था,
अगर हम जहाज चलाने जैसा एक काम किसी विशेषज्ञ को सौंपते हैं, तो देश चलाने जैसा सबसे मुश्किल और जरूरी काम हम आम लोगों की भीड़ को कैसे सौंप सकते हैं? जिन्हें शासन करने का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं है। बिल्कुल। और प्लेटो ने इसका एक समाधान भी दिया, दार्शनिक राजा। बिल्कुल। फिलोसोफर किंग, एक ऐसा शासक जिसने अपना पूरा जीवन ज्ञान, तर्क और न्याय को समझने में लगाया हो, जो सत्ता के लालच से ऊपर हो और सिर्फ सच और अच्छाई के लिए शासन करे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक समस्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन असली दार्शनिक राजा है? और यहीं पर ये बहस आज भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। विशेषज्ञ शासन बनाम लोकतांत्रिक इच्छा। क्या हमें सबसे बुद्धिमान और सबसे काबिल लोगों को सत्ता सौंप देनी चाहिए, या फिर आम लोगों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए, भले ही वे विशेषज्ञ ना हो? ये लोकतंत्र की सबसे बुनियादी दुविधाओं में से एक है। और सोर्स प्लेटो की इस सोच में एक बहुत ही व्यावहारिक कमी की ओर इशारा करता है। वो क्या है? सोर्स कहता है, समस्या ये है कि हर नेता सोचता है कि वो एक दार्शनिक राजा है। हाँ, ये बात तो है। हर शासक को ये यकीन हो जाता है कि वही सबसे बुद्धिमान है, कि उसी के पास सारे जवाब हैं। ये शक्ति का एक शाश्वत तनाव है। सत्ता में बैठे व्यक्ति को ये विश्वास दिलाना बहुत आसान है कि केवल वही शासन करने के योग्य है। तो इस पूरी यात्रा का मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे खेती ने हमारे शरीर को बदला, हमें एक जगह टिका दिया। हमने देखा कि समाज को एक साथ रखने के लिए कानून, विश्वास और जिम्मेदारी के अलग अलग मॉडल कैसे बने। और हमने शासन करने के अधिकार पर सदियों पुरानी बहस को समझा, जो आज भी जारी है। हाँ, और सोर्स का अंत अमरता की तलाश पर एक बहुत ही गहरे विचार के साथ होता है, जो हमें इतिहास की पहली लिखित कहानियों में से एक गिलगमेश के महाकाव्य पर वापस ले जाता है। गिलगमेश उरुक का राजा था, वही शहर जहाँ से हमने अपनी कहानी शुरू की थी। ये तो एक पूरा चक्र हो गया। तो गिलगमेश की कहानी में क्या है? जब गिलगमेश का सबसे अच्छा दोस्त मर जाता है, तो वो मौत के डर से कांप उठता है और अमरता की तलाश में निकल पड़ता है। वो दुनिया भर में भटकता है, बहुत कष्ट सहता है, लेकिन अंत में एक बुद्धिमान व्यक्ति उसे बताता है, जीवन जिसकी तुम तलाश कर रहे हो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब देवताओं ने इंसान को बनाया तो उन्होंने मौत को उसका हिस्सा बना दिया और जीवन को अपने हाथों में रखा। मतलब इंसान होने का मतलब ही नश्वर होना है। बिल्कुल। और शायद मानव सभ्यता का सबसे बड़ा पैटर्न यही है, उत्थान और पतन का चक्र। साम्राज्य बनते हैं, विचार जन्म लेते हैं, नेता आते हैं, और फिर सब समय के साथ ढल जाते हैं। हम्मुराबी का बेबीलोन, मिस्र के फिरौन, एथेंस का लोकतंत्र, सभी बने और फिर मिट गए। हर कोई अमरता चाहता था, लेकिन किसी को नहीं मिली। तो अगर हर चीज का अंत होना ही है, तो इस सब का फायदा क्या? फायदा शायद उस कोशिश में ही है। सोर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मानव सभ्यताओं का इतिहास एक अधूरी किताब है जिसे हर पीढ़ी लगातार अपडेट कर रही है। हम सब उस कहानी का हिस्सा हैं। तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल सोर्स हमारे लिए छोड़ जाता है, अगर भविष्य के इतिहासकार हमारी युग के बारे में लिखेंगे, तो वो हमारी सभ्यता को परिभाषित करने वाला मुख्य विचार या संघर्ष क्या बताएंगे? क्या वो हमारी तकनीक होगी, हमारा ग्लोबल जुड़ाव, या फिर हमारे आपसी मतभेद और लड़ाइयाँ? हमें किस चीज़ के लिए याद किया जाएगा?